आज हम लोग पुनर्जन्म की एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसको जो भारत के साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि विदेश के भी साइंटिस्ट ने उस पुनर्जन्म की कहानी के ऊपर मोहर लगाई, यानी वह पुनर्जन्म की कहानी सच है। ऐसे तो पुनर्जन्म की बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे फैक्ट समय समय पर देखने आए मतलब नज़र में आए हैं या फिर न्यूज़ में आए हैं, लेकिन यह देश की यह संपूर्ण विश्व का यह एक पहला ऐसा केस होगा जिस पर साइंटिस्ट ने, न केवल भारत के बल्कि विदेश के भी साइंटिस्ट ने इस पर अपना मोहर लगाया और इसको एक पुनर्जन्म की सच्ची कहानी बताई। नमस्कार, मैं हरिंद्र और आज आपकी कहानी सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक जगह है इटावा। यह कहानी उसी इटावा थाना क्षेत्र की है। वहाँ एक परिवार रहा करता था, 3 लोगों का परिवार था, हंसी खुशी परिवार था और लेकिन काफ़ी पिछड़ा परिवार था, काफ़ी गरीब परिवार था। वहाँ एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सुमित्रा। माँ का जो है, जब वह बच्चा थी तभी 4-5 साल की जब वह उम्र की वो बच्ची थी तभी उसका माँ का जो है मृत्यु हो जाता है। पिता उसके साथ रहते हैं, लेकिन बेटी का पालन पोषण और अपने पेट चलाने के लिए वह इटावा छोड़ करके दिल्ली चल जाते हैं मजदूरी के लिए, और बेटी अकेली इटावा में ही रह जाती है। तो उस समय उसके जो कर्जन लोग थे, जो सगे संबंधी लोग थे, उनके घर पर सुमित्रा का पालन पोषण होता है। तो वह शुरू से ही एक उसके जीवन में कमी थी, क्योंकि जब बच्चा थी तो माँ ने साथ छोड़ दिया। जब थोड़ा सा बड़ा हुई तब पिता ने भी उसका साथ छोड़ दिया, यानी वह कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए इटावा से दूर दिल्ली चल गए। तो उसका पालन पोषण जो है रिश्तेदार के यहाँ ही हुआ। और जब वह 13 साल की थी तो तभी जिस ताऊ के घर में वह रहती थी उन लोगों ने उसका शादी कर दिया, और जिसके साथ उसका शादी हुआ उसका नाम जगदीश था। शुरू में तो कुछ दिन वह अपने पति के साथ ही और सास ससुर के साथ ही रहती है, लेकिन पेट चलाने के लिए, मजदूरी करने के लिए वह भी दिल्ली का रुख कर लेता है, यानी वो भी गांव छोड़ करके दिल्ली चल जाता है। और फिर से सुमित्रा के जीवन में अकेलापन आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे समय बीत 1984 में सुमित्रा ने एक बेटा को जन्म दे दिया। जब से उसका बेटा हुआ था तो मानो वह बहुत खुश थी, और उसके जीवन में शायद यह लंबे अरसे के बाद ऐसा समय आया कि वह जो उसका अकेलापन था वह दूर हुआ, क्योंकि बचपन में माँ ने साथ छोड़ दिया, फिर पिता ने भी काम धाम के लिए वह इसको अकेले छोड़ करके चल गए, और फिर पति भी जो है वह भी कमाने के लिए, मजदूरी के लिए जो है गांव छोड़ करके शहर चल गए। तो शुरू से ही इसके जीवन में एक अकेलापन रहा था। लेकिन जब बेटा हुआ तो वह अपने बेटे के साथ काफ़ी खुश थी, उसी के साथ खेलती थी और उसको प्यार करती थी। 5 महीने का बेटा हो चुका था और घर के थोड़े से दूर में ही पहले का समय था, और 1984 की बात है। उस समय उतना देश डेवलप भी नहीं हुआ था। वह गांव में छोटे जो शहर थे वहाँ पर ज़्यादातर घरों में के लोग जो है पानी के लिए इलाका के जो कुआं रहते थे, घर के नज़दीक में जो कुआं रहते थे वहीं पर जा कर के पानी लाते थे। तो सुमित्रा का जहाँ रहती थी वहाँ पर भी, उस गांव में भी ऐसा ही सिस्टम था कि कुआं था और वह कुआं पर ही पानी लाने जाती थी। एक हाथ में पानी लेने के लिए बर्तन, दूसरे हाथ में वो अपने बेटे को लेकर के जाती, और पानी लेने का समय वहीं पर वह कहीं बगल में उसको सुला देती थी, बैठा देती थी, और फिर वह पानी कुएं से खींच करके अपने बर्तन में भर करके वापस उस अपने बेटे को गोदी में ले करके घर आती थी। एक दिन वह पानी भरने अपने बेटे को लेकर के गई, और ठीक वह पानी भर करके अब एक हाथ में अपने बेटे को लेकर के जब वापस घर की तरफ आ रही थी तभी अचानक उसको कुछ हुआ। जिस हाथ से वह पानी पकड़ी थी वह बर्तन जो है नीचे छूट गया, पानी सारा नीचे गिर गया, लेकिन दूसरे हाथ से जो अपने बेटे को पकड़ी थी
उसको नॉर्मल जिस हिसाब से वह पकड़ती थी उससे भी और ज़ोर से उसको पकड़ ली थी, और जिस हाथ में बर्तन था वह बर्तन तो गिर चुका था और वह हाथ ऊपर की ओर ऊपर उठ गया था और अंगुलियां पीछे की तरफ घूम गई थी और उसकी नज़रें जो है वह चारों तरफ घूमने लगी थी और दांत जो है उसका किटकिटाने लगा था। कुछ समय के बाद जो वहाँ के लोगों ने उसको देखा तो वे लोग भी सुमित्रा सुमित्रा आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन सुमित्रा को कुछ पता नहीं और सारे लोग देख कर के आश्चर्य हो गए। बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा कि उसको भूत वगैरह, क्योंकि उस समय गांव में इस तरह का काफ़ी लोगों का सोच था। तो लगभग 5 मिनट तक सुमित्रा उसी हालात में खड़ा रही, उस एक हाथ ऊपर उंगलियां पीछे और आंखें ये जो पुतलियाँ थी वह चारों तरफ ज़ोर से घूम रही थी और दांत जो है वह किटकिटा रही थी। कुछ समय के बाद जब वह नॉर्मल होती है तब अपने आसपास जो है भीड़ को देख कर के वो आश्चर्य हो जाती है लोग, और उन्हीं गांव के लोग जो उसके अगल बगल खड़े थे उसी से वो पूछती है कि क्या हुआ। तो लोग भी डर गए थे, उन्होंने भी कहा कुछ नहीं। और सुमित्रा का साथ क्या ये सब हुआ था, सुमित्रा को कुछ भी याद नहीं था। उसके बाद सुमित्रा वापस अपने बेटे को लेकर के घर आ जाती है और 3-4 दिन तक सब चीज़ ठीक चलता है। लेकिन फिर एक दिन वो अपने घर में, सास ससुर भी उसके घर में थे और बेटा जो है वह कमरे में सो रहा था। उसी समय जब वह किचन में काम कर रही थी तो फिर उसके साथ वैसा ही जो है होता है, हाथ है दोनों ऊपर और उंगलियां पीछे, आंखें चारों तरफ स्पीड में घूमती है, दांत किटकिटाती है और पहले उसके सास ने जब उसको आवाज़ दिया वह नहीं सुनी, फिर वह अपने उसके ससुर को बुलाती है, वे लोग भी आवाज़ दे रहे हैं लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। फिर वे लोग दोनों डर गए, फिर आस पड़ोस के लोग भी आए, लेकिन सुमित्रा उसी अवस्था में जैसे एकदम जम सी गई है, स्टक हो गई है। फिर कुछ समय के बाद सुमित्रा जो है अपने उसी नॉर्मल हो जाती है, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं रहता और ये सारी बातें उस समय गांव में फैल चुकी थी। कुछ लोगों भूत प्रेत, कुछ लोग कुछ, तो जितने तरह के मुँह उतने तरह की बातें इस सुमित्रा को लेकर के गांव में लोगों के ज़ुबान पर चल रहे थे। लेकिन इतना था कि लोगों को और उसके घर वालों को कि सुमित्रा को जब भी इस तरह का कुछ होता है तो वह दूसरे किसी को हानि नहीं पहुंचाती है, लेकिन यह जो सुमित्रा के साथ हो रहा है यह लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। और ख़ुद सुमित्रा को भी वह सारी चीज़ें वह क्या करती है जब उसके साथ जो है जब होती है उसको भी कुछ पता नहीं चलता है। 5-6 महीने तक ऐसे ही 2 दिन 4 दिन 6 दिन पर उसको इस तरह का दौरा पड़ते रहता था। और वैद्य को भी फिर उस गांव के जो पुराने वैद्य हकीम थे उन लोगों को भी दिखाया जाता है। उन्होंने जब सुमित्रा को चेक किया तो वे भी बोले कि ठीक है, कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं है। 16 जुलाई 1985 को फिर उसको उसी तरह का दौरा पड़ा, यानी वह उसी रूप में आ गई और आंखें घूम रही है, दांत कटकटा रही है। तभी वो अपनी ज़ुबान से यह बात बोलती है कि आज 16 जुलाई है, आज से ठीक 3 दिन के बाद मैं मर जाऊंगी। जब यह बात, पहले भी वह इस तरह की कुछ बातें बोला करती थी, लेकिन आसपास जो उसके लोग रहते थे वो इतने डरे सहमे रहते थे कि किसी को कुछ उस बात ही नहीं समझ में आता था कि वह क्या बोल रही है। लेकिन उस दिन वह थोड़ी जोर आवाज़ में और साफ आवाज़ में यह बात बोली तो उसके घर वाले थे और ये बात सारी गांव में, उसके घर में सभी लोगों को पता हो जाता है कि सुमित्रा ने ऐसा बात कहा है कि वह ठीक 19 तारीख को मर जाएगी। 2-3 दिन तो सब चीज़ ठीक रहता है और जब 19 तारीख आया सुमित्रा को भी उसके पति ने और सारे लोगों ने जो यह बात सुनी थी वह बात बताई कि तुमने ऐसा कहा है। तो सुमित्रा उस दिन 19 तारीख को क्या करती कि वो कहती कि ना ही मैं पानी भरने जाऊंगी, ना ही कोई काम करूंगी, मैं बस अपने घर में बैठे रहूंगी ताकि जो आज मैंने कहा है कि आज मेरी मृत्यु है वह टल जाए। सुमित्रा सुबह से कुछ करती नहीं, वो अपने घर में ही रहती है, कभी बच्चे के साथ और कभी अकेले ही। और शाम का समय था, दिन लगभग पार हो चुका था, तभी वो अपने घर के द्वार पर खड़ी थी। तभी उसकी एक गांव की ही सहेली वहाँ से गुजरती है और फिर वे लोग दोनों मिलते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं। वह कहती है कि यार सुमित्रा, तुमको क्या हो जाता है, इस तरह का तुम करने लगती हो। सुमित्रा ही बोलती है यार मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या ऐसा क्यों होता है और मुझे कुछ याद भी नहीं। तो हंसी खुशी वे लोग बात करते। तभी अचानक बातचीत करते करते सुमित्रा फिर वहाँ पर उसी पोजीशन में आ जाती है, उसी रूप में आ जाती है जैसा कि वह
पिछले समय से होते आ रही है। और उस पोजीशन में कुछ समय के लिए वैसे ही रहती है, आंखें घूमते रहती है, हाथें दोनों ऊपर, उंगलियां पीछे, दांत किटकिटाती है और कुछ समय के बाद फिर वह और वैसे ही रह जाती है। उसका शरीर एकदम शांत हो जाता है। जो उसकी सहेली रहती है वह चिल्लाती है, सारे उसके पति और सास ससुर लोग बाहर आते हैं और फिर सुमित्रा को आवाज़ देते हैं। कुछ भी सुमित्रा पर कोई असर नहीं पड़ता है। किसी तरह से उसको लेटाया जाता है। वैद्य जी को वे लोग बुलाते हैं। वैद्य जी ने जब उसका पल्स चेक किया, नाड़ी चेक किया, तो वे बोल देते हैं कि अब सुमित्रा जिंदा नहीं है। जो उसने कहा था कि 3 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, वह बात सही हो गया। सारे गांव में यह बात फैल गई और गांव के लोग घर के बच्चों को बाहर निकलने नहीं दे रहे थे और एक तरह से लोगों में डर भी हो गया था। और फिर गांव के लोगों ने और उस सुमित्रा के पति और सास ससुर ने यही एक प्लान किया कि जितना जल्द हो सके उस लाश का अंतिम क्रियाक्रम कर दिया जाए, क्योंकि जितना जल्दी हो सकेगा क्रियाक्रम होने के बाद उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगा। जब क्रियाक्रम का तैयारी चल ही रहा था और उस समय पहले के समय में आप पता ही था अभी के जैसे बर्निंग घाट और इस तरह का कुछ गांव एरिया में अरेंजमेंट रहता नहीं था। गांव में ही किसी शांत स्थान पर किसी खेत में गांव के लोग लकड़ी अरेंज करते थे और फिर उसी लकड़ी पर दाह संस्कार क्रियाक्रम कर दिया जाता था। तो लोगों ने सारा तैयारी शुरू कर दिया था। चूँकि सुमित्रा सुहागन थी तो उसका श्रृंगार भी कुछ औरतें कर रही थी और इधर लकड़ियाँ सजाई जा रही थी। और जब कुछ औरतें घर के एक छोटे से रूम में सुमित्रा को जब सजा रही थी, तभी सुमित्रा का जो है दिल का धड़कन चलने लगता है, आंखें खुल जाती है और पल्स भी चलने लगता है। पहले एक औरत को यह पता चलता है, वो चीखते चिल्लाते बाहर आती है। फिर कुछ सेकंड के बाद दूसरी औरत भी बाहर आती है, तीसरी औरत भी। और बाहर में जो लोग क्रियाक्रम का तैयारी करते हैं और वे लोग भी तुरंत दौड़ करके आते हैं, औरतों से पूछते हैं कि क्या हो गया। तब वे औरतें बताती हैं कि सुमित्रा का दिल चल रहा है, उसकी आंखें खुल गई है। ये लोग मानते नहीं हैं। फिर वे लोग सुमित्रा के पास जाते हैं। तुरंत उस गांव के जो वैद्य रहते हैं उनको बुलाया जाता है। जब वो आते हैं, चेक करते हैं, तो वैद्य जी जो भी यह बात बोलते हैं कि अब तुम लोग मातम मनाना बंद करो, सुमित्रा जिंदा है, चमत्कार हो गया। और फिर सुमित्रा जिंदा हो जाती है और जो क्रियाक्रम का जो रस्म रहता है वो सारी बंद कर दी जाती है। सुमित्रा का पति, उसके सास ससुर भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि सुमित्रा के जाने के बाद उसका पति जो है वह काफ़ी उदास हो गया था। और लेकिन सुमित्रा को जब होश आया था तो उसको कुछ भी पुरानी बातें याद नहीं थी। वो अपने आसपास के लोगों को देख कर के आश्चर्य करने लगी कि आप लोग कौन हैं। जैसे ही उसका जिंदा होने का खबर जब उसके पति जगदीश को पास पहुंची तो वह तुरंत भागे दौड़े आया और सुमित्रा को गले लगाया। और जैसे ही वह गले लगाती है, जैसे ही जगदीश उसको गला लगाता है तो सुमित्रा ने उसको एक लात मारती है और कहती कि तुम पराये औरत से कैसे ऐसे गले लग सकते हो। तो उसका पति भी आश्चर्य हो जाता है। वह गांव के ना ही किसी औरत, ना ही अपने दोस्त, ना ही सास ससुर, ना ही अपने पति, और यहाँ तक कि अपना जो उसका बच्चा रहता है वह भी रोते भी लगते रहता है, लेकिन सुमित्रा को कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो सुमित्रा को पुरानी कोई भी बातें याद नहीं थी। वैद्य जी को भी यह प्रॉब्लम बताया जाता है। उन्होंने कहा कि हो सकता है इसको दौरा पड़ा हो या फिर कुछ समय बीतने दो, तभी यह ठीक हो जाएगी। इस तरह से 3 महीने लगभग बीत जाते हैं, लेकिन सुमित्रा किसी को भी पहचानती नहीं है। वह यहाँ तक कि वो अपने बेटे का भी केयर नहीं करती है, यानी कुछ भी उसको पुरानी बातें याद नहीं है। 20 अक्टूबर 1985 का दिन आ गया, लेकिन 3 महीना बीतने के बाद भी सुमित्रा में कोई बदलाव नहीं आया। वही ना ही किसी को पहचानी और ना ही किसी को से उसको लगाव उतना हुआ। लेकिन वो अक्सर 3 महीने से एक काम हमेशा करती थी, वह चिट्ठी लिखा करती थी और पढ़ी लिखी थी। चिट्ठी जो अपने पति को पोस्ट करने के लिए दिया करती थी। पति उसका अनपढ़ हुआ, लेकिन वह सुमित्रा से प्यार करता था, इसलिए वह चिट्ठी बाकायदा जा कर के पोस्ट ऑफिस उस एड्रेस पर पोस्ट कर देता था। 20 अक्टूबर 1985 को एक शख्स जो है, सुमित्रा जिस गांव में थी उस गांव में एक शख्स आता है और वह एक महिला को खोज रहा होता है। गांव में इधर उधर पूछता है कि आपने उस
महिला के बारे में सुना है या फिर आपके गांव में वह महिला है जिसको दौरे आते हैं या फिर अलग अलग हरकतें करती है या फिर उसको पुरानी चीज़ें यादें नहीं रहती है, तो भूलने की बीमारी है। ये बात जब वो गांव में बहुत सारे लोगों से पूछता है तो फिर धीरे धीरे वो उसके जो है पति के पास भी पहुंचता है। कुछ लोग उसको लेकर के जाते हैं कि उनके यहाँ एक औरत है, उनकी पत्नी जिसके साथ इस तरह का जो है घटना होता है कि उनको वो याद नहीं रहता है कि कोई भी चीज़, और वो अपने पति को भी नहीं पहचान रही है। और फिर उसके सास ससुर आते हैं, वह उस आदमी के बारे में पूछते हैं कि आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं। और जैसे ही वो अपना नाम रामसिया त्रिपाठी बताता है और जहाँ से आया है उसका विवरण देता है, यह बात जो है अंदर सुमित्रा के कानों तक पहुंच जाती है। जैसे ही यह बात, वह नाम जो सुमित्रा के कानों में पहुंचती है, वह दौड़े भागे बाहर आती है और रामसिया त्रिपाठी के गले लग जाती है। रामसिया त्रिपाठी उस लड़की को, उस औरत को अपने से अलग करते हैं, लेकिन वह गले लगे रहती है और कहती कि मैं पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। सीता को विश्वास नहीं होता। फिर जो रामसिया त्रिपाठी और जगदीश जो सुमित्रा के पति थे, वहीं पर सारे वे लोग चबूतरा पर बैठते हैं और जो सुमित्रा थी अपने को शिवा बता रही थी, उसको भी बैठाते हैं। और रामसिया त्रिपाठी जो है वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम अगर सुमित्रा नहीं शिवा हो तो मैं कुछ सामान लाया हूँ, मैं कुछ फ़ोटो लाया हूँ, इस फ़ोटो को देख करके तुम किसको किसको पहचानती हो बताओ। वो अपने साथ एक कुछ एल्बम लाए थे और उस एल्बम को शिवा के पास यानी सुमित्रा के पास दिखाते और पूछते हैं कि इसमें किससे किसे तुम जानती हो बताओ। सुमित्रा एक एक करके सबका नाम, कौन उसका पति, कौन उसके सास ससुर, कौन उसका बेटा यानी वो अपने पति छेदी लाल जिसके साथ उसका शादी हुआ, अपने दोनों बेटों रिंकू टिंकू और अपने ननद को भी पहचानती है। लेकिन ननद के पास उसका उंगली पहुँचते पहुँचते वह बोलती है कि इसी ने मेरा जो है 19 जुलाई 1985 को कत्ल कर दिया था। पिताजी को, रामसिया त्रिपाठी को यह पूर्ण तरह से विश्वास हो जाता है कि यही उनकी लड़की शिवा है। और सारे गांव में उस चबूतरे के पास सारा हुजूम लगा हुआ है। उसका लगभग ज़्यादातर लोग अनपढ़, उसके पति भी जो जगदीश वो भी अनपढ़, लेकिन सुमित्रा यानी शिवा अपने रामसिया त्रिपाठी के पिता के साथ हिंदी और इंग्लिश में अच्छी तरह से बात कर रही है, क्योंकि वह उसके पिता एक प्रोफेसर थे और उसको ग्रेजुएशन उस समय करवाए थे। पिता खड़े होते हैं और अपने बेटी को गले लगा लेते हैं। यह कहानी ख़त्म होती है। अब उसके जो पिता रहते हैं वो अपना एक कहानी शुरू करते हैं। अब अपना और शिवा जो अपनी बेटी सुमित्रा या शिवा बोले उसका कहानी वे बताते हैं। उसके पिता बताते हैं 24 अक्टूबर 1962 को शिवा का, मेरी बेटी का जन्म हुआ था डिबियापुर, यहाँ अभी सरियापुर जो कि 80 किलोमीटर दूर है। और जो जगदीश का परिवार है और उधर जो छेदी लाल का परिवार है, दोनों अलग अलग। और जो उसका रामसिया त्रिपाठी है उनका भी एक अलग घर है। ये तीनों का कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं। और दोनों मतलब सारे परिवार, जो तीनों परिवार अलग अलग है। उस ज़माने में शिवा को उसके पिता ने ग्रेजुएशन कराया और छेदी लाल से उसका शादी जब वो 18 साल की हुई तब शादी दिया। लेकिन सुमित्रा का जो उस समय शिवा थी, जो रामसिया त्रिपाठी की बेटी, उसका पारिवारिक जीवन जो है, वैवाहिक जीवन जो है वह सुखमय नहीं रहता है। शादी के बाद ही दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया जाता है और घर में भी यानी ससुराल में भी जो उसका ननद थी उसके साथ भी इसका रिलेशन जो है वो ठीक नहीं रहता है। और इसी के कारण जो है 19 जुलाई 1985 को की ननद जो है उसका मर्डर कर देती है, और जिसमें उसके ससुराल के सारे लोग मिल करके उस डेड बॉडी का जो है उस जुर्म में सहभागी बनते हैं। उस डेड बॉडी को उठा करके उसी गांव के रेलवे ट्रैक पर जा कर के रख देते हैं और एक तरह से उसको खुदकुशी का मामला दिखाने का कोशिश करते हैं। और जब वो शिवा का मर्डर कर देते हैं उसके बाद वे लोग उसके पिता राम त्रिपाठी को इसकी सूचना देते हैं, लेकिन उस समय प्रोफेसर साहब किसी काम से शहर के बाहर थे और उसके आने के पहले ही ये लोग शिवा का दाह संस्कार कर देते हैं। रामसिया त्रिपाठी जब शिवा के ससुराल पहुंचते हैं तो वे लोग यही बताते हैं कि शिवा ने खुदकुशी कर ली है
और इसलिए हम लोगों ने आनन फानन में उसके डेड बॉडी का दाह संस्कार कर दिया। लेकिन श्रीराम त्रिपाठी को यह विश्वास नहीं होता, वह थाना में केस भी उन लोगों के अगेंस्ट में दर्ज करते हैं, लेकिन पुलिस भी क्या करती, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, डेड बॉडी को पहले ही जलाया जा चुका था। तो यह पता करना काफ़ी मुश्किल था कि लाश जो है वह खुदकुशी किया हुआ था या फिर इन ससुराल वालों ने उसका मर्डर किया है। लेकिन पुलिस अपने लेवल पर छानबीन करती है, तभी उसी गांव के कुछ सदस्य जो है, कुछ लोग जो है मिलते हैं, जो उस रात को शिवा को उसके ससुराल वाले रेलवे ट्रैक पर ले जाते हुए उन्होंने देखा था। तो उन 2-3 चश्मदीदों के अलावा पुलिस के पास कुछ और पुख्ता कुछ एविडेंस था नहीं, क्योंकि डेड बॉडी को जलाया जा चुका था और बस वही जो चश्मदीद कुछ थे जो उस रात को शिवा के ससुराल वाले लोग, घर के लोगों को देखा था कि वे लोग रेलवे ट्रैक पर लेकर गए थे और वहाँ पर उसको रख दिए थे। तो पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजती है, लेकिन बारी बारी से लोग सभी जमानत पर छूट जाते हैं और आज भी जमानत पर ही है, लेकिन शिवा को इंसाफ नहीं मिल पाता। यही सारी कहानी रामसिया त्रिपाठी उस गांव में उस चबूतरे पर बैठ करके वहाँ पर जो लोगों का हुजूम लगा था और सुमित्रा के जो ससुराल वाले लोग थे, उसके जो पति थे, उसको यह कहानी सारा सुनाते हैं। सुमित्रा यानी जो शिवा थी, वह अपने पापा के साथ घर जाने के लिए बोलती है। उसके पापा राजी हो जाते हैं और उसको घर लेकर के जाते हैं। घर जाने के बाद शिवा का जो दोनों बेटे थे, रिंकू और टिंकू, उन लोगों से वह मिलती है और कुछ दिन वहीं रहती है। लेकिन बाद में फिर कुछ दिनों के बाद वह जगदीश के पास ही आ जाती है, क्योंकि जगदीश भी एक अच्छा आदमी था और कभी उसने सुमित्रा को या फिर शिवा जब से वो उस रूप में आई थी, जब से वह शिवा के रूप में जन्म ली थी, तब से उसको किसी तरह से वो उसने प्रताड़ित नहीं किया था। हाँ, हालांकि वह थोड़ा गरीब था, लेकिन दिल से सच्चा था और वह सुमित्रा को बहुत प्यार करता था। जगदीश ने भी शिवा के जो दोनों बेटे हैं और एक जो सुमित्रा के एक बेटे थे, तीनों को अपना लेता है और साथ में शिवा को भी अपना लेता है। और ये लोग जो है पांचों उसी गांव में शिवा रहने लगती है जहां पर सुमित्रा पहले रहती थी, उसी सास ससुर के साथ। और सब चीज़ ठीक बिकता है, सारा कुछ सेटल हो जाता है। तभी यह सारी बातें, सारी कहानियाँ जो है, सारी हकीकत जो है वह धीरे धीरे मीडिया में आने लगती है और मीडिया के बाद जो है न्यूज़ चैनल में। और फिर यही खबर जो है अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के जो इस तरह के शोधकर्ता प्रोफेसर लोग थे, साइंटिस्ट लोग थे, उन लोगों के कानों तक पहुंचती है। वे लोग फिर इस केस का इन्वेस्टिगेशन, सच्चाई जानने के लिए भारत आते हैं, उस गांव में आते हैं, शिवा से बात करते हैं, शिवा के पिता से बात करते हैं और शिवा के जो पति जगदीश था उससे भी बात करते हैं और शिवा का जो पुराने पति थे छेदी लाल, उससे भी बात करते हैं और सारा टाइमिंग पुलिस रिकॉर्ड से चेक करते हैं कि कब शिवा का मर्डर किया गया था। और इधर लोगों का बयान लेते हैं कि कब सुमित्रा मरी थी और कितने समय के लिए मरी थी और फिर उसको कब पुनर्जन्म शिवा के रूप में हुआ था। ये सारा टाइमिंग गांव के लोगों का से क्वेश्चन आंसर, टाइमिंग, पुलिस रिकॉर्ड्स, सारा बयान और हैंड राइटिंग, सारा कुछ वह शिवा का मैच करती है सावित्री से। तो यह पुख्ता तौर पे कंफर्म हो जाता है कि यह देश का शायद पहला ऐसा केस होगा जो सच है। और इसकी सच्चाई को न केवल भारत के इस तरह का जो प्रोफेसर साइंटिस्ट लोग थे जो इस पुनर्जन्म को लेकर के रिसर्च करते हैं उन्होंने, बल्कि अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से जो प्रोफेसर लोग आए थे, साइंटिस्ट लोग आए थे, उन्होंने भी इस घटना को, इस हकीकत को सच्चाई माना और मोहर लगाई। चीज़ ठीक चलता है। ये सारा जो इन्वेस्टिगेशन जो अमेरिका के साइंटिस्ट जो लोग रहते हैं वे लोग भी इसको हकीकत मान लेते हैं, ये लोग भी इसको हकीकत मानते हैं। ये भी बताते हैं कि यह शायद देश का पहला ऐसा केस हो। सारा चीज़ ठीक चलता है और फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है और 1998 का समय आ जाता है। 13 साल बीत गए रहते हैं। सुमित्रा अब शिवा बन गई रहती है, लेकिन शिवा का मौत जो है 1998 में हो जाता है और कुछ बीमारी के कारण उसका मौत हो जाता है। और 1-2 साल के बाद जो उसका पति जगदीश था उसका भी मौत हो जाता है। आज ना सुमित्रा है, ना शिवा है और ना ही उसका पति जगदीश है। हाँ, वो तीनों बच्चे ज़रूर हैं और वो परिवार ज़रूर है। तो शायद यह दुनिया का ऐसा पहला केस होगा जो
फैक्ट पर आधारित है।